देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे एंड किया था। क्वेश्चन इस तरीके से था, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोगों को वापस से रिकैप दे रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बता दूंगा लास्ट में, एक बार आप पहले पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए वापस, ठीक है, और क्वेश्चन का डेटा भी एक बार देख लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग एक छोटे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन इस तरीके से था हमारे पास कि हमारे पास एक पुली थी या डिस्क थी, जो भी आपको मानना है, जिसका मोमेंट ऑफ एनर्जी हम लोगों ने शायद 10 मीटर स्क्वायर 10 केजी मीटर स्क्वायर माना था। रेडियस वाज 1 मीटर, एक ब्लॉक था 1 केजी का या फिर 2 केजी का, जिसको हम लोगों ने ऊपर से रिलीज करा था। पूरी जो रोप है उसकी लेंथ हम लोगों ने 5 मीटर के बराबर दी थी। तो जैसे ही हम लोगों ने इस ब्लॉक को रिलीज करा, ब्लॉक रिलीज होने के बाद क्या हो गया, द ब्लॉक बिकम्स वर्टिकल, कंप्लीटली वर्टिकल यहाँ पे हो गया। तो जैसे ही ब्लॉक कंप्लीटली यहाँ पे वर्टिकल हो गया, उस मोमेंट पे ब्लॉक के कारण इंपल्स क्रिएट होएगा, और जैसे इंपल्स क्रिएट होएगा तो ये जो पुली है वो ऐसे रोटेट करेगी। तो कितने ओमेगा से रोटेट करेगी, ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन वहां पे लिखा भी है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द पुली व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। हो क्या रहा है, एक बार पूरी कहानी सुन लीजिए। आपने जब इस ब्लॉक को यहां से रिलीज करा तो 5 मीटर की हाइट ब्लॉक ने नीचे के डायरेक्शन में कवर अप करी, जिसके कारण ब्लॉक को एक वेलोसिटी मिलेगी। और वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है 0, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। हाँ कि ना, तो यहां से v कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी की वैल्यू में 10 मान के चल रहा हूँ, h की वैल्यू में 5 मीटर्स लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट 5 मीटर्स है, ठीक है। ये हाइट जब आपका ब्लॉक कंप्लीटली वर्टिकल हो जाएगा तो जो हाइट है वो 5 मीटर्स की है, तो आपके पास वेलोसिटी बनेगी 10 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, ब्लॉक के पास नीचे के डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड। अब जिस मोमेंट पे ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, रोप पूरी वर्टिकल होगी, मतलब रोप बिकम्स टाइट। तो जैसे ही रोप बिकम्स टाइट तो होएगा क्या कि रोप के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, ऐसे इस रोप के अंदर, ये हमारी रोप आ गई ऐसे। अब रोप के अंदर ऐसे टेंशन फोर्स क्रिएट होएगा बिकॉज रोप बिकम्स टाइट, क्योंकि नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन 2g फोर्स लग रहा है। अब अगर ऐसा हुआ तो जो टेंशन फोर्स T है वो बेसिकली क्या है, वो हमारा इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स टेंशन T की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इंपल्स किसने क्रिएट करा, ब्लॉक की वेलोसिटी के कारण रोप में जो टेंशन क्रिएट हुआ, उस टेंशन फोर्स ने इंपल्सिव फोर्स क्रिएट करा। अब इंपल्सिव फोर्स पुली पे, ये हमारी पुली है मान लीजिए, ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्स पुली पे ऐसे लगा, टेंशन T, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। कितनी दूरी पे लगा, सेंटर से r दूरी पे लगा या 1 मीटर की दूरी पे लगा, तो इस टेंशन ने टॉर्क क्रिएट करा होगा। और था कौन ये इस फोर्स का नेचर कैसा था, इंपल्सिव नेचर था या इंपल्सिव फोर्स था। इस कारण से हम ये बोल सकते हैं कि इस टेंशन T ने पुली पे एंगुलर इंपल्स क्रिएट करा। हाँ कि ना। अच्छा, अब क्या हुआ, वेलोसिटी हमारे पास आ गई। ये वेलोसिटी कब की वेलोसिटी सुन लीजिएगा, ये वेलोसिटी तब है जब ब्लॉक को आपने रिलीज करा और जैसे ही रोप आपकी वर्टिकल हो जाती है, ये तब की वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी ने टेंशन को क्रिएट करा, टेंशन रोप में ट्रैवल होकर पुली पे लगा, पुली पे लगने के कारण पुली पे टॉर्क लगा, जिसके कारण पुली पे एंगुलर इंपल्स लगा। अब जब एंगुलर इंपल्स पुली के ऊपर अप्लाई हुआ, तो एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर इंपल्स के कारण या एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स ऑन द पुली के कारण पुली में एक ओमेगा जनरेट होगा। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी जो मैंने बोली, तब जाके पुली में ओमेगा जनरेट होगा, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हो जाता है। तो जब ये ओमेगा क्रिएट होगा, तब ये जो रोप है ये नीचे जाना शुरू कर देगी, रोप नीचे जाना शुरू कर देगी। अगर रोप नीचे जाना शुरू कर देगी तो रोप, पुली और ब्लॉक तीनों कनेक्टेड है। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से पुली नीचे घूमे, पुली अपना किसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर वेलोसिटी से ब्लॉक नीचे चलना शुरू कर देगा। से दैट लीनियर वेलोसिटी इज v। तो जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी 10 थी, तब टेंशन ट्रैवल करता है, टेंशन ट्रैवल करके इंपल्स क्रिएट होता है, इंपल्स के कारण एंगुलर इंपल्स क्रिएट होता है, एंगुलर इंपल्स के कारण पुली ओमेगा से रोटेट करती है, ओमेगा से रोटेट करने के कारण 2 kg का ब्लॉक v वेलोसिटी से नीचे जाता है। ये पूरी कहानी है। तो हम लोगों ने किया क्या, अब आगे देखें, ये v वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब देखें, हमें पता क्या है, हमें पता है लीनियर इंपल्स f dt इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, f डेल्टा t लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे क्या, तो p फाइनल माइनस द p इनिशियल, ठीक है। नाउ f dt, तो फोर्स, इंपल्सिव फोर्स कौन है हमारा, टेंशन t, ठीक है, इनटू डेल्टा t। तो इनटू डेल्टा t को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू p फाइनल, तो 2 kg का मास है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, कौन सा डायरेक्शन में है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव v, माइनस 2 kg का मास है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, यहाँ वाली नहीं, यहाँ पे इंपल्स इसने क्रिएट करा है, तो इनटू माइनस 10। तो यहां से आ गया हमारे पास t dt is equals to 20 minus 2 into v, say this is equation number 1।
ठीक है, अब क्या हुआ आगे देखें। तो मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ब्रीफली आपको रिकैप दे देता हूँ एक। ठीक है, देखिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डीएल बाई डी। इस कंसेप्ट को ना भूलें, जो अभी मैं वापस बता रहा हूँ आपको। टॉर्क टॉ इज डीएल बाई डी या डीएल वेक्टर एंड टॉ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर बाई डी। टॉर्क का डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख पाते थे, यहाँ से लिख पाते थे टॉ dt इज इक्वल्स टू डीएल। हाँ कि ना, अब टॉ dt तो मैं टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, r इंटू एफ, और r और f में एंगल 90 है क्योंकि r परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो r इंटू एफ dt इज इक्वल्स टू डीएल। अब ये जो आपका एफ dt वाला क्वांटिटी है, ये कौन है आपका, इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स को हम लोगों ने क्या सिंबल जिससे जनरेट करा था, j से, तो हम लोगों ने लिख दिया r इंटू द इम्पल्स इज इक्वल्स टू, सॉरी dt नहीं, यहाँ पे dl इज इक्वल्स टू dl, दैट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो r इंटू j इज इक्वल टू dl। ये मैंने आपको ब्रीफली बस रिकैप करवाया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर अब आगे देखें। तो मैं अगर लिखता हूं r इंटू एफ dt इज इक्वल्स टू dl, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ, तो एफ dt या एफ की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, t dt, क्योंकि मैंने फोर्स को टेंशन फोर्स माना था, इज इक्वल टू l फाइनल माइनस l इनिशियल। ओके, r की वैल्यू कितनी है 1, t dt, तो t dt कितना है आपका ये, तो मैंने t dt की ये जो वैल्यू है इसको लिखा 20 माइनस 2 इंटू v इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम, पहली बात तो ये कि ये जो चीज मैंने लिखी है आर जे इज इक्वल टू डी एल, या ये पूरी जो मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है, ये अप्लाई किस पे हो रही है, ये अप्लाई हो रही है पुली पे। तो पुली का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, तो पुली का एंगुलर मोमेंटम मेरे पास आएगा पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू पुली का ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम इज जीरो, या पुली इज जीरो, क्योंकि पहले से पुली घूम नहीं रही थी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 20 माइनस 2v इज इक्वल टू आई, तो आई हमारे पास है 10 इंटू ओमेगा, मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ v बाय r। मैंने आपको एक चीज अभी जस्ट बोली कि जब पुली ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी तो उस एंगुलर वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर वेलोसिटी से ब्लॉक 2 kg का नीचे जाएगा v वेलोसिटी से, तो दैट कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। r की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी है, r की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ v, ये उधर चला जाएगा, तो आपके पास ओमेगा कितना आ गया 20 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज इक्वल्स टू 10 बाय 6, या फिर कुछ 2v 12, तो 10 बाय 6 आएगा, या फिर 5 बाय 3 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। ये हमारे पास आंसर बन रहा था शायद, या मैंने कुछ गलती करी है। ओके फाइन, जो भी था एक बार आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर बन रहा है 5 बाय 3 या व्हाटएवर इट इज। इसके बाद एक और चीज को देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, पर आपको मैं मेथड बता रहा हूँ। तो 5 बाय 3 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। अच्छा, ओमेगा निकालनी थी हमें तो पुली की, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है v बाय r, तो r की वैल्यू कितनी है 1, तो खुद v के बराबर होगा, तो ओमेगा का आंसर बन रहा है अभी हमारे पास 5 बाय 3 मीटर्स पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरीके से करके कर सकते हैं। अब एक और बात को सुने, मैं इसका सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड इंपॉर्टेंट है, पहले से सुन लीजिए। देखिए करना क्या है, ये आपके पास पुली है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये पुली का सेंटर पॉइंट है, या ये पुली की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने इसको शायद पॉइंट ओ नाम दिया होगा, हाँ पॉइंट ओ है हमारे पास ये। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। आप ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाइए। मतलब क्या करना है, तो आपको करना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अच्छा, अब व्हाट विल बी द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, पूरे सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सोच के देखें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना बनेगा। अब इनिशियली क्या हुआ, अच्छा एक चीज और मैं बोल देता हूँ, यहां से कंपेयर नहीं करना है, यहां से कंपेयर करोगे ना, क्योंकि आपका जो सिस्टम चालू हुआ, ओमेगा आना क्रिएट हुआ, वो तो नीचे से आना शुरू हुआ। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में मैं बात अगर मैं करता हूं, तो मेरे को लिखना क्या चाहिए, एल ऑफ द पुली प्लस एल ऑफ द ब्लॉक, एल ऑफ द ब्लॉक इनिशियली, ठीक है, इनिशियली इज इक्वल टू एल ऑफ द पुली प्लस एल ऑफ द ब्लॉक, एल ऑफ द ब्लॉक फाइनली। ठीक है, और हम लोग किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। अब इनिशियली तो पुली के पास कोई ओमेगा था नहीं, तो ये डेटा तो जीरो हो गया।
ठीक है। अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूँ इनिशियल, मतलब यहाँ पे ब्लॉक के पास क्या है, हमारे पास m है इंटू वी, तो v कितना है 10 है, इंटू r, तो r कितना है 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनली पुली स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो पुली के पास क्या बनेगा, हमारे पास I इंटू ओमेगा बनेगा, ठीक है, प्लस ब्लॉक की बात करूंगा तो ब्लॉक का मास कितना है 2, इंटू वेलोसिटी कितनी है v, इंटू रेडियस कितना है r, दैट इज m इंटू वी इंटू r, ये बन गया हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज को देखें, हम O पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक है, O पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसे बात चल रही थी हमारे पास, ये फोर्स लग रहा था, तो जो आपकी पुली है वो तो ऐसे गोल घूम रही है ओमेगा से, पुली अगर इस तरीके से गोल घूम रही है तो पुली का एंगुलर मोमेंटम इनवर्स आएगा, दैट मींस I into ओमेगा इज नथिंग बट अ क्रॉस, ठीक है, 2 into v into r, तो यहाँ पे आपका देखें r क्रॉस v, अगेन इट इज अ क्रॉस, ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रॉस लिख दिया, ठीक है, और ये वाला केस, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बन रहा है, वो भी नीचे जा रहे हैं, तो अगेन दिस इज आल्सो अ क्रॉस, सारे डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमने क्रॉस को मान लीजिए नेगेटिव मान लिया, या क्रॉस को मान लीजिए पॉजिटिव मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि नेगेटिव होंगे तो सारे क्रॉसेस सारे के सारे नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास 20 इज इक्वल टू I कितना है हमारे पास, I है हमारे पास 10, तो इज इक्वल टू 10 इंटू ओमेगा, तो इज इक्वल टू ओमेगा प्लस इंटू ओमेगा प्लस 2 इंटू वी को मैं लिख रहा हूँ r इंटू ओमेगा, तो r हमारे पास है 1 इंटू ओमेगा, ठीक है, ये 1 तो चला गया, v को लिखा मैंने r इंटू ओमेगा, तो r का वैल्यू 1 आ गया इंटू ओमेगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना बन गया 20 इज इक्वल टू 12 ओमेगा, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 20/12 इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज 5/3 रेडियंस पर सेकंड, ओके, मीटर पर सेकंड नहीं, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है, सो 5/3 रेडियंस पर सेकंड, अगेन आ गया। तो इस तरीके से करके आप एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं सीधा सीधा, और ये मेथड इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है, तो करके देख लीजिएगा। इस पिछले वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इम्पल्स का कंसेप्ट इस्तेमाल करा है यहाँ पे पूरा, वी हैव डन इट थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स, यहाँ पे हमने वी हैव डन इट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आइए इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि, अच्छा एक मिनट, अगर आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखनी है किसी को तो मैं वो लैंग्वेज बोल देता हूँ, एक बार आप लिख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज इस तरीके से लिखें, लैंग्वेज इस तरीके से है कि इन द फिगर शोन बिलो या अबाउ, व्हाटएवर, इन द फिगर शोन बिलो या अबाउ, जो भी आपको लिखना है, फिगर शोन बिलो या अबाउ, a pulley of moment of inertia, a pulley of moment of inertia 10 kg meter square, a pulley of moment of inertia 10 kg meter square and 10 kg meter square and radius 1 meter, is connected with a inextensible rope, is connected with a inextensible rope of length 5 meters, inextensible rope of length 5 meters with a 2 kg block at the other end, with 2 kg block at the other end, full stop. The block is released at t equals to 0. The block is released at t equals to 0. Then calculate the angular velocity omega. Then calculate the angular velocity omega of the pulley. Then calculate the angular velocity omega of the pulley when the block, when the string becomes vertical. Find the angular velocity omega of the pulley when the string becomes vertical. Block becomes vertical मत लिख देना, when the string becomes vertical. तो इस तरीके से करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड मेथड को करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा थोड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये एक एक्सिस मान लीजिए इस तरीके से, और इस एक्सिस को मानते हुए हमने एक स्फीयर या बॉल रख दी। बात को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बॉल इस तरीके से रखी, ठीक है, बॉल जो है वो टेबल पे इस तरीके से रखी हुई है। एक मिनट,
जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, ये हमारे पास बॉल है, तो हमने बॉल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम इस बॉल के साथ एक रोप को ऐसे लपेट देंगे, पूरी का मतलब उसकी सरकमफ्रेंस पे बीच में, ऐसे मैं डायग्राम बताता हूं। तो हमने इसके ऊपर एक रोप को इस तरीके से बाउंड कर दिया पूरा, और रोप को लपेट के हमने इसे एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनिशियली ये जो रोप थी जो कि ब्लॉक से कनेक्टेड है, इट वाज नॉट टाइट, ऐसे लपेटा हुआ है एंड इट वाज नॉट टाइट। सो इनिशियली व्हाट वी डिड वाज वी गेव सम वेलोसिटी टू द ब्लॉक। मैं स्फीयर का डेटा देता हूं अभी, ठीक है। स्फीयर का मास मान लीजिए m है, स्फीयर का जो रेडियस है वो मान लीजिए r है, इनका डेटा हम लोग कुछ भी बना देंगे, कोई इशू नहीं है। तो इट वाज गिवन सम वेलोसिटी v नॉट। इनिशियली द रोप वाज नॉट टाइट, इट वाज स्लैक। तो क्या हुआ, उन्होंने पूछा कैलकुलेट द व्हाट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द स्फीयर व्हेन द रोप बिकम्स टॉट या फिर टाइट, ठीक है। डेटा बना लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, एक मिनट दें मुझे, मैं देख लेता हूँ क्या बनाना चाहिए हमें। पहली बात तो ब्लॉक का मास हमें चाहिएगा, स्फीयर का मास हमें चाहिएगा। ब्लॉक का मास हम लोगों ने वहां 2 kg माना है, ठीक है। 2 kg का डेटा ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक से इट इज 10 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। मास ऑफ द स्फीयर से इट इज 2 kg है ना, 5 kg मान लो। r की वैल्यू मान लो 1 मीटर, ठीक है। इस तरीके से करके हम लोगों ने मान लिया। अब क्या हुआ, ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर और ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से गुजर रही है, स्फीयर के सेंटर से, मतलब डायमेट्रिक सेंटर से। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल, तो इनिशियली व्हाट विल हैपन, अगर मैं बात करूं तो मेरे को लिखना क्या चाहिए, L ऑफ द स्फीयर प्लस L ऑफ द ब्लॉक। कैसा, तो इनिशियल is equal to L of the sphere plus L of the block final। अब L of the block सॉरी L of the sphere इनिशियल कितना है, तो इनिशियली तो 0 है भाई, स्फीयर घूम ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि रोप ढीली थी। व्हाट इज द L of the block, तो ब्लॉक का L कितना बनेगा, देखें ये आपका रेडियस R होगा ऐसे, ठीक है, और ये डायरेक्शन ऐसे, भाई ये R वेक्टर हो गया और ये V वेक्टर हो गया ऐसे, तो दिस इज R क्रॉस V। ब्लॉक की बात कर रहा हूँ सेंटर के रेस्पेक्ट में, स्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में बात चल रही है सारी की सारी। जैसे मैंने यहाँ पे O पॉइंट यहाँ माना है, वैसे मैंने स्फीयर के सेंटर के रेस्पेक्ट में बात मानी। तो L ऑफ द ब्लॉक कितना बनेगा, वो बनेगा मेरे पास मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg तो m into v into r। v कितना है हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड है, r कितना है हमारे पास 1 मीटर है, तो ये हमारे पास डेटा बनेगा इज इक्वल टू L ऑफ द स्फीयर। नाउ इट विल बी I, तो I कितना बनेगा हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर, तो m कितना है हमारे पास 5, r स्क्वायर मतलब कितना 1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, ठीक है, इज इक्वल सॉरी प्लस L ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का मास कितना है हमारे पास 2 इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज v व्हेन द स्फीयर सॉरी व्हेन द रोप बिकम्स टाइट इनटू रेडियस कितना है हमारे पास 1। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करता हूं तो हमारा जो स्फीयर है वो ऐसे रोटेट करेगा, अगर ऐसे रोटेट करेगा तो आपके पास जो ओमेगा क्रिएट होगा वो ये बनेगा, और ओमेगा ऐसे बनेगा आपका, तो आपका डायरेक्शन अपवर्ड्स आएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग से इट इज पॉजिटिव, फॉर अस से द अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। अब इस वाले केस में ब्लॉक की बात करते हैं, तो ब्लॉक के केस में देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन r क्रॉस v, अपवर्ड्स आया तो वो पॉजिटिव हो गया, ये वाला अपवर्ड्स ऑलरेडी आ चुका है, ब्लॉक अभी भी उधर ही जा रहा है, उधर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, लेकिन v वेलोसिटी से, तब भी अपवर्ड ही आएगा, तो ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स आर पॉजिटिव। ये बन गया हमारे पास, तो यहां से आंसर बनेगा 20 इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा प्लस 2 इंटू v को मैं लिख रहा हूं r इंटू ओमेगा, r हमारा 1 है, ओमेगा हमें पता नहीं है, तो प्लस 2 इंटू ओमेगा, तो हमारे पास ये बन गया 20 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा व्हिच इंप्लाइज 5 रेडियंस पर सेकंड इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो ओमेगा जो है वो 5 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। एक काम करके देखिएगा आप लोग खुद, मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बना के दे देता हूं इसी पैटर्न का, ठीक है। क्या करें, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसा,
ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या मान लिया, एक डिस्क है ऐसे, और ये डिस्क की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और इस डिस्क के साथ हम लोगों ने एक रोप को कनेक्ट कर दिया विच इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक, एक ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। ब्लॉक को हमने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी दे दी, ब्लॉक का मास अब भी 2 kg का है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं सीधा दे रहा हूं डिस्क का, वरना आपको mr²/2 लगाना पड़ेगा, बस इतना फर्क आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया 2/5 mr²। तो अभी के लिए मैं आई की वैल्यू आपको दे देता हूँ 10, ठीक है। डिस्क का रेडियस वापस से वही मान लीजिए 1 मीटर के बराबर का। नाउ कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क व्हेन द रोप बिकम्स कंप्लीटली टाइट। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा एक बार, हो जाता है ठीक है, वरना मैं आपको सॉल्यूशन इसमें दे दूंगा, तो खास चीज तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, अब हमारे पास थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखें हमारे पास दिया हुआ है कि एक रॉड है इस तरीके से हमारे पास ये, और ये जो रॉड है ये इस जगह से हिंज्ड है, ये हिंज पॉइंट है इस रॉड का। एंड द क्वेश्चन सेज कि रॉड का मास अभी के लिए मान लीजिए कैपिटल M, रॉड का लेंथ मान लीजिए कैपिटल L, रॉड के कोने पे यहाँ पे एक बॉल को फायर करा गया इस डायरेक्शन में एट अ वेलोसिटी v0, और बॉल का मास है स्मॉल m, ठीक है, ये दे दिया गया। रॉड वाज इनिशियली एट रेस्ट, कह दिया गया द कोलिजन, ठीक है, बिटवीन द रॉड एंड द बॉल is inelastic, the collision between the rod and the block is या ball is inelastic. Calculate the angular velocity of the rod after the collision. Calculate the angular velocity of the rod after collision. ओमेगा निकालना है आपको रॉड का calculate the angular velocity, ठीक है, after collision. This is how we can this is what the question is, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी कहानी है, हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, सेकंड वाले मेथड का। तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम दे दिया पॉइंट ए, जिस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रही है वो हमने पॉइंट ए मान लिया। तो हम करेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, the initial angular momentum of the system with respect to point A should be equal to the final angular momentum of the system with respect to point A. अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, किसका बनेगा और क्या बनेगा, भाई रॉड तो रेस्ट पे, रॉड के पास तो कोई ओमेगा है नहीं, क्योंकि जैसी बॉल रॉड से टकराएगी रॉड इस डायरेक्शन में ओमेगा से घूमना शुरू करेगी, तब तक तो रॉड रेस्ट पे थी, ठीक है। तो बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, बॉल का बनेगा m इंटू वी नॉट इंटू एल। अभी सुनिएगा बहुत ध्यान से, m इंटू वी नॉट इंटू एल। आपका रॉड इस तरीके से था, ये रॉड था, बॉल यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है, तो बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये हिंज पॉइंट है आपका, तो आपका आर वेक्टर ऐसे आ रहा है, ठीक है, और आपका वी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये वी है, ये आर है, तो आप क्या करेंगे आर क्रॉस वी, इट इज आउटवर्ड्स, ठीक है, आउटवर्ड्स है तो डॉट लगा दीजिए, इज इक्वल टू फाइनल। तो फाइनल में हमारे पास रॉड भी आएगा और ब्लॉक भी आएगा। अब दोनों जने कैसे अपने पास कैसा आ गया, इनइलास्टिक कोलिजन का है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है हमारे पास 0। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास 0 है, इनइलास्टिक कोलिजन है, तो दोनों स्टिक कर जाएंगे। अगर दोनों स्टिक कर जाएंगे मतलब बॉल जो है वो ब्लॉक के साथ यहाँ पे स्टिक हो जाएगी, तब एंगुलर मोमेंटम क्या बनेगा, अब रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम बनेगा I इंटू ओमेगा। तो मास ऑफ द रॉड, व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड, कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3 होता है कोने के अबाउट, एंड के अबाउट, इंटू ओमेगा, ठीक है, एंड दैट इज इन विच डायरेक्शन, ओमेगा ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये आपका हाथ ऐसे घूमेगा ओमेगा के लिए, तो अगेन इट इज आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स का मतलब हमारे पास डॉट आ गया, ठीक है, प्लस अब क्या हो, ब्लॉक यहाँ पे स्टिक कर चुका है, तो ब्लॉक इधर आगे जाएगा इस तरीके से, जैसे जैसे रॉड आगे जाएगी वैसे वैसे ब्लॉक भी साथ में जाएगा, क्योंकि ब्लॉक रॉड से चिपक चुका है, ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो मास ऑफ द ब्लॉक इज कितना, m इंटू वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू कितना होता है r इंटू ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा मतलब हो गया l इंटू ओमेगा मेरे लिए, ठीक है, तो m इंटू v इंटू r, r की वैल्यू को हमने फिर से l नाम दे दिया,
ठीक है भाई, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम क्या सीखा था, m इंटू आर क्रॉस v या m इंटू v इंटू आर, व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा बनेगा, तो यहाँ से एक l और एक l कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास आएगा m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू m l ओमेगा बाई 3, ठीक है, प्लस स्मॉल m l और ओमेगा, चाहे तो ओमेगा कॉमन निकाल ले, ओमेगा कॉमन निकलेगा तो बनेगा m इंटू वी नॉट बाय कैपिटल एम एल बाई 3 प्लस 3 एम एल प्लस 3 स्मॉल एम एल, इस 3 को भी हटा दो और ये 3m v नॉट आ गया इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है, तो 3m v नॉट, ठीक है, ml प्लस 3ml इज इक्वल्स टू ओमेगा। इस तरीके से करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड को दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ सेकंड मेथड से हम लोग करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व, हर बार हम लोग इम्पल्स वाले कंसेप्ट के थ्रू नहीं जाएंगे। अच्छा मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर बन रहा है, से आई अज्यूम कि मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉल, दोनों का मास बराबर है, तो आंसर क्या बनेगा, थोड़ा आसान बन जाएगा क्वेश्चन। तो कैसे लगेगा, देखो आंसर क्या बनेगा, m इंटू वी नॉट इंटू एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3, हाँ, इंटू ओमेगा प्लस m इंटू एल इंटू ओमेगा इंटू एल, एल 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 कैंसिल हो गए हमारे पास, m भी कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया हुआ। तो ये हमारे पास बनता फिर 3v नॉट, ओके सॉरी, हमारे पास बनता v नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा एंड l, तो यहाँ से l ओमेगा कॉमन आ जाएगा हमारे पास और बनेगा 1/3 प्लस 1, राइट, दैट इज 2/3, सॉरी 4/3, तो ये बनेगा 3v नॉट बाय l इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय 4l इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग थोड़ा एक अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखिए, अभी क्या था, इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा फर्क महसूस करवाता हूँ कि कहाँ पे गलती होगी। अब आप लोगों से क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, हो सकता है समझ में, लेकिन अब आपसे गलती कहाँ पे होगी वो सुनिएगा ध्यान से। देखिए कोलिजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैंने सिखाया था आप लोगों को, और वो वर्ड था लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेशन होती है V इक्वल्स टू V2, सॉरी E इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये जो इक्वेशन है इसमें आपने जो भी वेलोसिटीज ली होती है वो दिमाग में रखिएगा, मैंने बोला था दे आर ऑलवेज टेकन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जो भी वेलोसिटीज आप लेंगे वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लेंगे, हर कहीं कहीं पे भी नहीं माननी है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास रॉड है इस तरीके से, और मान लो मैंने रॉड को सेंटर से हिंज कर दिया है। अब सेंटर से हिंज कर दिया है तो ये जो लेंथ है ये l/2 है, ठीक है, ओके। अब क्या होगा, रॉड का जो मास है, अभी के लिए मैं बराबर मान के चलूंगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे माना ना वैसे मान के चल रहा हूँ। तो मैं रॉड का जो मास है वो स्मॉल m मान के चल रहा हूँ, रॉड का जो लेंथ है वो कैपिटल L मान के चल रहा हूँ। अब क्या हुआ, हमने एक बॉल को या एक बुलेट को, जो भी आपको मानना है, वो यहाँ पे ऐसे हिट करवाया, तो बुलेट का मास या बॉल का मास m था, बुलेट की वेलोसिटी या बॉल की वेलोसिटी v नॉट थी, तो इस डायरेक्शन में वो टकरा जाता है, ठीक है, कोने पे रॉड के ऊपर ऐसे। अब अगेन उन्होंने वापस से वही चीज पूछ ली, ठीक है, सेंटर के अबाउट हिंज्ड है इस बार रॉड, कोने के अबाउट हिंज्ड नहीं है, तो अगेन लगाइए एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट, क्या लगेगा देखें। तो हम लोगों ने लिखा L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल। अब L इनिशियल कितना बनेगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो व्हाट विल बी द L इनिशियल, L इनिशियल बनेगा हमारे पास, रॉड तो रेस्ट पे, सिर्फ आपके पास बॉल का आएगा, तो बॉल का हमारे पास क्या बनेगा, आइए देखते हैं। L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल, तो बॉल का मेरे पास आएगा m इंटू वी नॉट इंटू L/2, ठीक है, सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बनेगा ना, कितना रहेगा, तो ये आपका L/2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, रॉड आपकी रेस्ट पे थी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड का 0 है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो फाइनली क्या होएगा, सोचें, फाइनल केस में जो रॉड है वो आपकी इस डायरेक्शन में घूमेगी, कितने से घूमेगी, ओमेगा से घूमेगी, तो रॉड के लिए मेरे पास आएगा m L स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 होता है, इनटू ओमेगा, ये मेरे पास रॉड का बन गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में फिर से 0 मान के चल रहा हूं, मतलब कोफिशिएंट अपना मोमेंट कोलिजन कैसा हो गया, इनइलास्टिक, ठीक है। तो प्लस कितना, तो प्लस हमारे पास m आएगा इंटू L/2 आएगा, ठीक है, m इंटू v इंटू r होता है। अब v को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा इंटू r, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा तो ओमेगा है, हमें निकालना है, इंटू L/2, r की वैल्यू हमारे पास L/2 आएगी, तो L L और एक L कैंसिल हो गया,
m सारे कैंसिल हो जाए, इसलिए हम लोगों ने बराबर माने थे, वरना एक को छोटा मोटा कुछ चेंज कर सकते हैं। खैर ये 2 हटा लो, इसे 6 कर लो और एक 2 हटा लो, ये बनेगा। तो हमारे पास डेटा क्या बन जाएगा, डेटा बन जाएगा हमारे पास v नॉट इज इक्वल्स टू l ओमेगा, एक l बचेगा, बाय 6 प्लस l ओमेगा बाय 2, ठीक है, l ओमेगा बाय 2। तो हमारे पास यहां से l ओमेगा कॉमन आएगा, तो हमारे पास बनेगा v नॉट इज इक्वल टू l इंटू ओमेगा, 2 प्लस 6 8 बाय 12, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 12 टाइम्स ऑफ v नॉट बाय 8 इंटू l इज इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है। 4 से कर लो इसको, तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 v नॉट बाय 2 इंटू l। इस तरीके से करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग थोड़ा सा अब देखें ध्यान से, देखिए क्या है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें अगर हम बात करें, मतलब रोटेशनल मोशन में अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, तो मैं रोटेशनल मोशन के पहले एग्जांपल पे आना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि मैंने ऐसे पेन को ऐसे उछाला था और मैंने कहा था कि अगर मैं पेन की किसी टिप के पॉइंट को, मतलब पेन पे या मार्कर पे जो भी टिप है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए या रैंडम पॉइंट मान लीजिए कोई भी, अगर मैं इस पेन को गोल घुमाते हुए फेंकता हूँ ऐसे और इसको कैच कर रहा हूँ, तो जब ये अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मैं उस टाइम पे किसी रैंडम पॉइंट का मोशन एनालाइज करना चाहता हूं, तो मैंने पूछा था कि वो मोशन कैसा होगा, तो हम लोगों ने डिसाइड करा था, हम लोगों ने बात करी थी द पाथ विल बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। लेकिन एक ऐसा पॉइंट था इस बॉडी के ऊपर जो कि बहुत ही सिंपल पाथ को फॉलो कर रहा था, और वो पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन पाथ था। कौन कर रहा था, सेंटर ऑफ मास कर रहा था। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस समझी थी कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग चीजों को देखते हैं तो चीजों को एनालाइज करना आसान हो जाएगा, बिकॉज द बॉडी वाज रिजिड। तो सेंटर ऑफ मास से रैंडम पॉइंट की दूरी वाज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में द पॉइंट ऑन द बॉडी कैन परफॉर्म व्हाट, सर्कुलर मोशन ओनली। तो हम लोग सिर्फ सर्कुलर मोशन को एनालाइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हम सेंटर ऑफ मास को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखी, दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी कि काइनेमेटिक्स की बात करूं या पहले के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो हमने ये सीखा कि ट्रांसलेटरी मोशन कैसे होता है। रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने रोटेशनल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, हम लोगों ने ये सीखा था। प्योर रोटेशनल मतलब प्योरली चीजों का घूमना। अब जैसे मैं यहीं पे बात करूं तो आपकी जो रॉड है वो यहाँ पे हिंज्ड है, रॉड यहाँ पे हिंज्ड है, तो आपका जो रॉड है वो प्योरली रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। इट कैन नॉट perform a translatory motion at the same time when it is performing a rotational motion. Now what we are dealing is, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। So now we are dealing, या we will be dealing with one of the most important topic of this chapter, that is combined translational and rotational motion, combined translational and rotational motion, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं C.T.A.R, CTAR, ठीक है, इस तरीके से करके मान सकते हैं हम लोग। तो इसमें होएगा क्या, जैसे किसी बाइक का पहिया, साइकिल का जो व्हील होता है वो किस तरीके से चलता है रोड पे, भाई वो जो व्हील होता है वो इस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से भी घूमता है, साथ में वो आगे भी चलता है। दैट मींस it is performing translatory motion and rotational motion simultaneously। अब हम लोग इन चीजों की स्टडी करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट तो ये था हमारा। काइनेमेटिक्स में ही मैंने आप लोगों को, या सर्कुलर मोशन में मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि एक साइकिल का जो व्हील है जब वो एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है, तो मैंने इस तरीके से करके, एचसी वर्मा में आपके रोटेशनल मैकेनिक्स वाले चैप्टर में डायग्राम भी मिलेगा आपको ये इस तरीके से, तो उसका कोई भी जो एक रैंडम पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस कवर अप करता है, इस तरीके से करके हम लोगों ने बातें करी थी। तो हम लोगों ने ये शेप जनरेट करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा, इसको हटा लेते हैं। ये जो पाथ हम लोगों ने जनरेट करा था इस तरीके से, ठीक है, इस पाथ लेंथ को हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने 8 टाइम्स ऑफ आर। हालांकि हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, मैं बता दूंगा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, या सॉरी रेडियस ऑफ द व्हील,
ठीक है। पाथ का नेचर या पाथ का शेप कैसा बोला था हम लोगों ने, साइक्लोइडल। ठीक है, साइक्लोइडल पाथ की इक्वेशन मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। साइक्लोइडल जो पाथ होता है आपका साइक्लोइडल, इसके अंदर बेसिकली एक इक्वेशन आएगी जो एक्स और वाई में आएगी हमारे पास, वो हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर हमारे पास आएगा चार्ज पार्टिकल जब एक साइक्लोइडल पाथ जो है वो फॉलो करता है, तो वहां पे हम लोग इक्वेशन को सीखेंगे कि अच्छा इस तरीके की अगर हमारे पास इक्वेशन आएगी तो पाथ हमेशा साइक्लोइडल होएगा। लेकिन आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है किसी भी रैंडम पॉइंट का जो कि व्हील के ब्रिम पे या व्हील के सर्कमफेरेंस पे है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर अप करा है, 8r। ठीक है, और अगर मैं सेंटर की बात करता हूं, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर अप करा है, तो वो सेंटर टू सेंटर का बनेगा हमारे पास। तो आप लोग सर्कमफ्रेंस के हिसाब से 2πr का आंसर बना सकते हैं उसको, खैर वो अभी हमारे काम का नहीं है। अब एक और चीज को सुने, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। अब एक चीज को समझे, मान लीजिए कि एक कार चल रही थी रोड पे और कार की वेलोसिटी मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर थी। सामने एकदम से कोई आ गया, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाए। जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाएगा तो कार का जो पहिया है वो हो जाता है जाम। जाम का मतलब क्या कि अब कार के पहिए के पास सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है और कार स्टार्ट्स स्किडिंग, कार फिसलना शुरू कर देती है, स्किडिंग मोशन चालू हो जाता है क्योंकि ब्रेक लग जाता है। तो जैसे ही ब्रेक लगता है कार के पहिए का ओमेगा खत्म होना शुरू हो जाता है या ओमेगा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कुछ देर के अंदर या फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ओमेगा उसका 0 भी हो जाता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण उसकी वेलोसिटी अब भी होती है। और फिर कुछ दूरी के बाद जाके बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आपका कार का पहिया कुछ दूरी पे जाके रुक जाता है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं या इस सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें या समझें तो ओमेगा और v के कंपैरिजन में मतलब क्या, देखें एक तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v है, लेकिन हमारे पास कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में दो टाइप की लीनियर वेलोसिटीज होती हैं। दो टाइप की लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या, सुनेंगे ध्यान से, मैं टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, उठपटांग दिमाग में मत लाना। मैं ये कह रहा हूं एक वेलोसिटी वो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर बॉडी के पास में होती है, वो मैंने v मानी हुई है। एक वेलोसिटी वो दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अभी के लिए इस v को इस v से कंपेयर ना करें, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैं बोल देता हूं। तो मैं बोल रहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीनियर वेलोसिटीज व्हिच अकर इन अ कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन एंड दे आर, फर्स्ट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेकंड इज द लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी रैंडम पॉइंट दैट इज ओमेगा इनटू आर। तो दो तरीके की लीनियर वेलोसिटीज हमारे पास होती हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं बात करता हूं, जब आपका टायर स्किडिंग कर रहा है तो स्किडिंग करते वक्त टायर के पास v है लेकिन ओमेगा नहीं है, इसलिए टायर आपका फिसल रहा है। इस बात को अभी के लिए दिमाग में रखें, ठीक है। एक और चीज सुनेंगे पहले। अब क्या हुआ, आपकी गाड़ी का जो पहिया है वो मिट्टी में कीचड़ में फंस गया, ऐसा मान लो, तो आपका गाड़ी का पहिया यहाँ पे ऐसे धस गया, फंस गया। अब अगर फंस जाएगा तो व्हाट विल हैपन, आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाओगे तो कार ओमेगा बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी, पर कार के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो थोड़ी कम है, इसलिए टायर लगातार गड्ढे के अंदर ही घूमता रहता है और मिट्टी को उछालता रहता है, ठीक है। लेकिन टायर बाहर नहीं निकल पाता है। क्या बातें समझ में आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ, स्किडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था क्या कि ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन होता है। हाँ, तो स्किडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं टायर के मिट्टी में फंसने वाले केस की बात करूं तो टायर के ऊपर रोटेशनल मोशन दैट इज ओमेगा वाला जो कंसेप्ट है, ओमेगा वाला जो डेटा है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूं। दोनों ही केस में, दोनों ही मैंने बिल्कुल उल्टे केस लिए हैं, एक में v डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और एक में ओमेगा डोमिनेट कर रहा है। तो स्किडिंग वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो स्किडिंग वाले केस में द लीनियर वेलोसिटी v इज मोर देन द लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द एंगुलर वेलोसिटी, तो इट इज मोर देन ओमेगा इनटू r। इन दिस केस द एंगुलर वेलोसिटी वाला जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कारण जो लीनियर वेलोसिटी पैदा होगी दैट इज ओमेगा इनटू r इज मोर इन कंपैरिजन टू द लीनियर वेलोसिटी इन दिस केस। क्या बात समझ में आई? मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ एग्जांपल या इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये दोनों मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी केसेस लिए हैं, ठीक है। अब होता क्या है
कि हमें पढ़ना है इनका कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि जब आपकी गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया रोड पे चल रहा होता है तब तो ऐसा होता नहीं है। अब अगर तब ऐसा नहीं होता है तो होता क्या है फिर? जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से चल रहा होता है और आपका व्हील जो है वो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा होता है। तो जब ऐसा नहीं होता कि ना तो आपके गाड़ी का पहिया धसा हुआ या फंसा हुआ हो और एंगुलर वेलोसिटी के कारण जो लीनियर वेलोसिटी बनती है दैट इज ओमेगा इनटू आर वो ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या फिर लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू द लीनियर वेलोसिटी बिकॉज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। तो ऐसा अगर नहीं है तो इस कंडीशन को v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के अंदर लाए होना होगा। भाई ना तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना ये कंडीशन फॉलो हो रही है जब आपका गाड़ी का पहिया नॉर्मल चल रहा है, तो कौन सी कंडीशन बची? यही तो बची। नाउ दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। मैं इस पे और डिस्कशन करूंगा, चिंता ना करें, लेकिन मैं अभी ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं चीजों से। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कि अगर किसी बॉडी को प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करना है। एक बात और मैं आपको यहीं पे रोक के बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन प्योर रोलिंग का होगा तो क्वेश्चन में कई बार एक लैंग्वेज यूज करी जाती है, द बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इस तरीके से देखिए, स्लिप करना या स्किड करना बताता क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन का डोमिनेंस। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको ये पहले भी एक बार ऐसे करके दिखाया है। ये जो चल रहा है, जब अगर मार्कर की मैं बात करूं, मार्कर ऐसे घूम रहा है तो ये रोलिंग मोशन है, ठीक है। लेकिन मार्कर सिर्फ ऐसे चलेगा तो ये स्लिपिंग हो रही है या स्किडिंग हो रही है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जब आपने ब्रेक लगाया होता है स्किडिंग होती है, और रोल कर रहे होते हैं तो ये होता है, और गाड़ी का पहिया अगर फंस जाता है तो क्या हो रहा होता है? सिंपली ओमेगा डोमिनेट कर रहा होता है। तो कंडीशन क्या है हमारे पास प्योर रोलिंग की? ये, क्योंकि ये होगा तो गाड़ी का पहिया में ओमेगा डोमिनेट करेगा, ये होगा तो वी डोमिनेट करेगा, दोनों बैलेंस होंगे तो ये डोमिनेट, मतलब इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन चलेगी। खैर ठीक है, आइए अब देखें प्योर रोलिंग के केस में या कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन के केस में क्या होता है। तो पहले हमें एक टॉपिक को देखना पड़ेगा इन दिस। द फर्स्ट टॉपिक in combined translational and rotational motion is displacement in combined translational and rotational motion। ठीक है, देखिए क्या है, बहुत आसान सी चीज है, कोई टिपिकल चीज नहीं है खास। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं इन कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, या मान लीजिए कि आपके पास एक गाड़ी का पहिया है, जैसे ऐसे, मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। ये अब ये जो गाड़ी का पहिया है ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है और ऐसे ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से गोल घूम रहा है और रेडियस इसका r है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब इसके पास दो चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। अब दो चीजों का मतलब क्या हुआ कि सॉरी दो चीजें पॉसिबल नहीं, सॉरी दो चीजों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हमें पूछा क्या जाएगा ऐसे क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट है कि किसी टी टाइम के बाद इसके ऊपर हम कोई रैंडम पॉइंट मानेंगे व्हील के ऊपर। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट P है, तो और ये जो पॉइंट P है मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 0,0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ओरिजिन यहाँ पे माना, ये जो पॉइंट है हमने इसको ओरिजिन मान लिया। अब कुछ देर के बाद आपका जो व्हील है वो ऐसे यहाँ पे आके रोल होता होगा, यहाँ पे आ गया तो ये जो पॉइंट O है या ये जो पॉइंट है A, ओरिजिन माना है उसे, तो वो यहाँ पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया तो पूछा गया कि इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हमसे ये पूछ लिया गया। अगर A पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पूछा गया तो वो किसके रेफरेंस में पूछा गया, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, क्योंकि मैंने 0,0 यहाँ पे माना है तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज अवर क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर ये हमारा क्वेश्चन है तो एक चीज को समझेंगे ध्यान से, पार्टिकल या पॉइंट यहाँ से यहाँ है तो इस डायरेक्शन में घूम के आया,
इसने थीटा एंगल कवर अप करा होगा एंड थीटा इज ऑब्वियसली कितना ओमेगा इनटू टी, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, ये पार्टिकल जब यहां से घूम के यहां पे पहुंच रहा है तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो मेरे को ये हाइट पता करनी होगी, ये हाइट, ठीक है, इतनी हाइट होगी, रेडियस के बराबर नहीं होगी, ठीक है। और मुझे ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस पता करना होगा, तो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा, ये मेरा वाई वाला हाइट बनेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा अब अगर ये है हमारे पास डेटा, तो कैलकुलेशन में व्हाट वी शुड डू इज, देखें आपके पास ये व्हील है ऐसे, सेंटर पॉइंट या सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया, और ये मैं मान रहा हूं कि t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, और सिचुएशन में t इक्वल टू t पे, क्योंकि मैंने ओमेगा t लिया है तो वहां पहुंच गया। तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, सेंटर ऑफ मास यहां पे पहुंच गया, तो यहां से लेके यहां तक का, प्लीज सेंटर से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, क्योंकि अब ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, और ये फाइनल कंडीशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की, ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया vt। भाई कैसे, डिस्टेंस कैसा है, लीनियर, लीनियर डिस्टेंस है तो लीनियर वेलोसिटी कितनी है v, तो t टाइम में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर हुआ vt, ठीक है। इस तरीके से करके मैंने मान लिया। तो मैंने बोला था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। अब मैंने इस पहिए के ट्रांसलेटरी मोशन को तो एनालाइज कर लिया, अब मैं एनालाइज करूंगा इसके रोटेशनल मोशन को, तो प्लस नाउ व्हाट आई डू इज कि ये हमारा पहिया था, आपके पास ये इस तरीके से पॉइंट ए आ गया था, ये हमारे पास r के बराबर है, ये r के बराबर है, ये हमारे पास थीटा था। ट्राइंगल वाइंगल ऐसे बना लो कुछ, ठीक है। अब बना लिया तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट इज कि ये गैप कितना होगा। अब ये गैप हमारे पास होगा, थीटा है तो r साइन थीटा, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, तो ये हाइट होगी हमारे पास r cos थीटा, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा अब इसका मीनिंग क्या निकल के आया, समझे थोड़ा ध्यान से। जब पार्टिकल ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेरे पास vt है, इस सेंटर से लेके सेंटर तक का, सेंटर टू सेंटर मेरे पास ये डिस्टेंस vt है, ये गैप मेरे पास r sin थीटा है। तो मुझे चाहिए कितना, इतना। मेरे को पता कहां से कहां तक है, मुझे पता यहां से यहां तक का है, सेंटर टू सेंटर, एंड मुझे पता है ये, अगर ये पता है और ये पता है और मेरे को चाहिए ये, तो x कितना बनेगा, vt माइनस r sin थीटा, ठीक है। तो मेरे पास x का आंसर बनेगा vt माइनस r sin थीटा इज ओमेगा t, आंसर फॉर द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, ये पूरा आपका r था, ठीक है। ये आपके पास कितना है, r cos थीटा, वहां पे लिखा होगा r cos थीटा, तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, r माइनस r cos थीटा, दैट इज r माइनस r cos ओमेगा t, ठीक है। आप चाहे तो इसमें r को कॉमन निकाल सकते हैं y में, तो हमारे पास r बनेगा, सॉरी y बनेगा r इंटू 1 माइनस cos ओमेगा t, आंसर फॉर x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं x और y कोऑर्डिनेट कितने कितने बनेंगे। तो यहाँ से किसी भी t टाइम पे अगर वो आपसे कुछ भी पूछता है तो वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। आइए एक और पॉइंट देखते हैं इसी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मतलब सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसमें। पहले डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो अब आप वेलोसिटी ले लीजिए, वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, वेलोसिटी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। अच्छा एक मिनट और, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये डिस्टेंस होगा। हाउ कैन इट बी डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डिस्टेंस ना, मतलब लेंथ ना। तो यहाँ से मेरे को ये पता है, मेरे को y पता है, तो मेरे को ये निकालूंगा तब मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे। अभी मैंने x और y निकाले, इसलिए फिर मैंने करेक्ट करने के लिए डिस्टेंस निकाल दिया। आपको निकालना तो आप अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट अ डिस्प्लेसमेंट, क्या एट एनी रैंडम टाइम t यू विल गेट वेलोसिटी इन CTAR, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है इसमें। तो देखिए क्या हो रहा है कि आपके पास एक व्हील है इस तरीके से ग्राउंड पे, इस व्हील का जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में v से चल रहा है,
और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब मैं इस व्हील के दो डायग्राम्स बनाऊंगा, ये रहा पहला डायग्राम, ठीक है, और प्लस ये रहा दूसरा डायग्राम। अब देखें प्लीज ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहे जा रहा हूं। मैं एक बार व्हील का सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन बताऊंगा आपको, फिर दूसरी बार मैं व्हील का सिर्फ रोटेशनल मोशन बताऊंगा आप लोगों को, फिर मैं यहाँ पे नीचे इक्वल टू करके कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन बताऊंगा। मैं व्हील के ऊपर 2-3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, व्हील के ऊपर मैं 2-3 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, एंड द पॉइंट्स आर, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे, मैंने सर्कमफ्रेंस पे माने हैं 90 डिग्री के एंगल्स पे। तो ये जो चार पॉइंट्स है हमारे पास, इंक्लूडिंग द सेंटर आल्सो, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ मास का सिंबल CM ही रखूंगा जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा आंसर्स। ओके, अब देखें क्या हुआ। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको बताया था या समझाया था कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करें बस। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि या समझाया था कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर बनाए गए 2 पॉइंट्स की दूरी कभी भी चेंज ना हो, तो टायर इज अ रिजिड बॉडी। अब अगर ऐसा है कि अगर टायर रिजिड बॉडी है और अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, हम खुद सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, मतलब क्या, सेंटर ऑफ मास को हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें और इन पॉइंट्स को एनालाइज करें, तो क्या दिखेगा आपको? दिखेगा क्या? दिखेगा ये कि सारे के सारे पॉइंट्स कैसा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। पर बॉडी कैसी है? रिजिड। तो अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी की दूसरी क्वालिटी क्या थी? रिजिड बॉडी की दूसरी क्वालिटी ये थी कि अगर 2 पॉइंट्स आपने रिजिड बॉडी के ऊपर मार्क करे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स का या उन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। मतलब क्या, मैं अगर 5 मीटर से चलूंगा तो मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी कितनी वेलोसिटी चलेंगे? 5 मीटर पर सेकंड से चलेंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ट्रांसलेटरी मोशन दिखाऊं और यहां पे मैं रोटेशनल मोशन दिखाऊं, ठीक है, तो इस पॉइंट की ट्रांसलेटरी वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में? दैट इज ऑब्वियसली v होगी, क्योंकि बॉडी कैसी है? रिजिड। तो जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है v, वही वेलोसिटी तो इस बॉडी की होगी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट A बना दिया, ये पॉइंट हमारे पास B है, तो B पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में v होगी, यस और नो? नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, इस डायरेक्शन में v होगी, भाई बॉडी तो रिजिड है ना, तो सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में सेम होती है, मतलब सेम डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है। C पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो C पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और D पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ओके, सारी वेलोसिटीज v के बराबर होंगी। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है जिसकी खुद की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है। अब बात आती है रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या होएगा? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो A जो पॉइंट है, पॉइंट A सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ऐसे गोल घूमेगा। अगर ऐसे गोल घूमेगा तो इस पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी ओमेगा इंटू आर। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में A पॉइंट ऐसे गोल घूमता हुआ दिखेगा, तो उस पॉइंट पे अगर मेरे को लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो इट इज ड्रॉन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन और नॉट, तो मैंने वही बनाई है ओमेगा इंटू आर। ए पॉइंट की वेलोसिटी रोटेशनल मोशन के कारण जनरेटेड लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू ए पॉइंट की ओमेगा इंटू आर है। या इसको छोटे शब्दों में बोलूं तो ए पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इंटू आर। द सिंपल लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इज v। बी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो बी पॉइंट पे द वेलोसिटी जनरेटेड इज अगेन ओमेगा इंटू आर। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आई एम टॉकिंग। मैं सी पॉइंट की बात करता हूं तो व्हाट विल हैपन एट सी पॉइंट? इस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में, देखो सी पॉइंट पे v इधर आया है, सी पॉइंट पे ओमेगा इंटू आर इधर आएगा। ये हमारा डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे ओमेगा इंटू आर इधर आएगा। इस तरीके से करके ये सारा डायग्राम बनेगा। अब देखें क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करता हूं
तो मेरे को कंबाइंड प्रोसेस कैसा दिखेगा या कंबाइंड मोशन कैसा दिखेगा, आइए देखें। ये ग्राउंड मान लिया हम लोगों ने इस तरीके से, 4 पॉइंट्स मानने थे, चारों पॉइंट्स बना देते हैं एक बार। ये ए पॉइंट था हमारे पास, यहाँ पे ये हमारे पास बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये हमारे पास सी पॉइंट है और ये हमारे पास डी पॉइंट है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ऐसे दो वेलोसिटीज हैं। कौन सी? एक वेलोसिटी v है और एक वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर है। बी पॉइंट पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लीनियर v है, और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ओमेगा इंटू आर है। ठीक है, सी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सी पॉइंट पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है और सी ही पॉइंट पे एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर है। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूं, मतलब ग्राउंड पे जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट, उसकी बात चल रही है ये। ठीक है, इस तरीके से करके बन जाएगा। और अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं तो डी पॉइंट की एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और ऊपर के डायरेक्शन में ओमेगा इंटू आर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है और ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो इस तरीके से करके बनेगा हमारे पास। अगर ये हमारे पास बनेगा तो मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी को लिख क्या सकता हूं? तो व्हाट आई कैन राइट अबाउट पॉइंट ए इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू v i कैप प्लस ओमेगा r i कैप। ठीक है, ये हमारे पास ए पॉइंट की वेलोसिटी बनेगी। अगर नेट निकालना है तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर, या मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर विल बी दी आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐड करके निकल जाएगा आपके पास जो भी बनेगा। या ओके फाइन, नेट हम लोग ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, जे थोड़ी ना बनेगा हमारे पास, तो v प्लस ओमेगा r बनेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगर मैं b पॉइंट की बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b वेक्टर, अब देखें इसका जो नेट आएगा वो तो ऐसे आएगा, दिस इज द नेट वेलोसिटी vb। तो वो अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? पहले वेक्टर फॉर्म में vi कैप माइनस ओमेगा r j कैप। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? अगर मेरे को मॉड चाहिए तो vb वेक्टर का मॉड, तो vb वेक्टर का मॉड आएगा अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा जो मैं पहले बोल गया था गलती से। ठीक है, सी पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो सी पॉइंट का डेटा कैसा बनेगा? सी vc वेक्टर इज इक्वल टू, सी में आएगा मेरे पास vi कैप माइनस ओमेगा r i कैप, बिकॉज ओमेगा r तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा यहां से? इंप्लाइज vc वेक्टर का मॉड इज अगेन अंडर रूट ऑफ, ओके फाइन नथिंग, इसमें क्यों मॉड वर्ड लगा रहे हैं अगेन, सी पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल है, तो नेट बनेगा बस यही v माइनस ओमेगा इनटू r इज द नेट वेलोसिटी, खत्म। ठीक है, सी पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं बताऊंगा। सी पॉइंट को आप लोग बोल के चलेंगे या मन में मान के चलेंगे, सी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों की मैं बता दूंगा उसको बाद में। डी पॉइंट की बात कर लेते हैं पहले एक बार, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी? तो vd वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा v वेक्टर प्लस ओमेगा r, v वेक्टर i कैप प्लस ओमेगा r j कैप। तो यहां से हमारे पास आएगा vd वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू r स्क्वायर। ठीक है, और vd वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो vd वेक्टर में या vd का जो नेट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हमारे पास vd कहलाएगा। ध्यान रखना है आप लोगों को इस पूरे डायग्राम का, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज। अच्छा, किसी रैंडम पॉइंट पे पूछ लिया तो, ये तो मैंने 4 ऐसे सिमेट्रिक पॉइंट्स दिए थे, किसी रैंडम पॉइंट पे पूछ ले वो तो क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा, बड़ा आसान, बताते हैं अभी, 1 मिनट दें मुझे। अगर किसी रैंडम पॉइंट पे वो पूछता है, बस मैं ऐसे सिंपली आपको बना के समझा दूंगा, नॉट अ बिग डील। तो ये आपके पास आपका व्हील हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। उसने कहा कि भाई मेरे को तो यहाँ का डेटा चाहिए, ठीक है दे देते हैं, क्या इशू। यहाँ का डेटा में हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v तो ऐसे ही आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सिंस द बॉडी इज रिजिड, तो सारे के सारे पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में सेम कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी v से चलेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ऐसे भी तो जा रहा है, ठीक है, सेम टाइम पे जा रहा है, तो उस पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में ऐसे क्या है, ओमेगा